नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। स्वागत है अजीत जी आपका। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री की। अजीत जी, आपको स्मरण होगा पिछले दिनों झंझारपुर आए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा बिहार में यह देखने को मिल रहा है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है कि नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं और लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इसके बाद बिहार में देखने को यह मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने एक्टिविटी ऐसी बढ़ा दी है जैसे उनकी उम्र 35 साल की हो, वे 70 प्लस वाले नहीं हैं। और रोज सुबह दफ्तर दफ्तर नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक 9:30 बजे तैयार होकर पहुंच जाते हैं मंत्रियों के कार्यालय में। मंत्री हैं कि नहीं है, सीनियर आईएएस के ऑफिस में वे हैं कि नहीं है। और जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने पहले अशोक चौधरी, फिर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री, कुमार सरजीत बिहार के कृषि मंत्री, शीला मंडल हॉस्पिटलाइज हैं आईजीआईएमएस में, शायद उन्हें खबर थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता। और आलोक मेहता, आरजेडी के मंत्री तो मिले ही नहीं थे कल उन्हें। आज वे बांका चले गए हैं नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में, और उन्होंने तस्वीरें दिखाई और इसे बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी किया। तो देखिए, एक बड़ा सवाल और व्यावहारिक सवाल, नीतीश कुमार सुबह सुबह 9:30 बजे ऑफिस ऑफिस पहुंच रहे हैं। यह कितना व्यावहारिक है? क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मंत्री भी सुबह 9:30 बजे दफ्तर बैठ जाए? यह संभव हो पाएगा क्या? क्या इसकी संभावना भी दिखती है कि नीतीश कुमार इसे लगातार 365 दिन फॉलो कर पाएंगे? और यदि 9:30 बजे सुबह मंत्री दफ्तर में बैठते हैं तो उनके पास काम क्या होगा? तो इन्हीं सवालों के साथ, या फिर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को, आरजेडी कोटे के मंत्रियों को, देखिए नीतीश कुमार कल जब गए थे तो आज खबर यह मिल रही कि आलोक मेहता सुबह अपने दफ्तर में थे, कुमार सरजीत भी थे। आरजेडी के मंत्रियों को कामचोर तो नहीं साबित करना चाहते हैं अजीत जी? देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं जी ज्ञानेश्वर जी। पहला तो एक सैद्धांतिक पहलू है, दूसरा व्यवहारिक पहलू है। जी सैद्धांतिक पहलू से नीतीश कुमार जिस तरह से अपने मंत्रियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके दफ्तर में जा करके उन्होंने चेक किया कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, यह जी सैद्धांतिक रूप से गलत है। जी गलत व्यवहारिक है। रूप से बात करेंगे, सैद्धांतिक रूप से ये गलत है। गलत है। जी मंत्री बिल्कुल गलत है। मंत्री जो जी। होते हैं वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं। ये बात अच्छा। आप जानिए, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। और जहां से हम जी लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लिया है, लोकतंत्र की जो प्रणाली ली है, वो जी। ब्रिटिश प्रणाली है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली उसको बोलते हैं। और हम्म। उसके बारे में सही सराइवर जेनिंग्स ने लिखा था प्रधानमंत्रियों के बारे में कि जी वह समानों में प्रथम होता है। ही इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। जी तो यही सिद्धांत मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। ही इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। जी। समानों में प्रथम होते हैं। अगर उनके 42 मंत्री हैं तो वो खुद भी एक मंत्री हैं। मुख्यमंत्री भी एक कैबिनेट मंत्री होता है और वो हम्म। बाकी मंत्रियों की तरह ही होता है, उनमें प्रथम होता है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी वाली हायरार्की नहीं चलती है ज्ञानेश्वर जी की। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं तो वो टॉप पर बैठे हैं, उनके नीचे दूसरा मंत्री है, उनके नीचे डिप्टी मिनिस्टर है, उनके नीचे डायरेक्टर। ये हायरार्की नहीं होती है पॉलिटिक्स में। जी इसमें हायरार्की में मुख्यमंत्री एक लाइन पर होते हैं, सारे मंत्री, उसमें सबसे आगे मुख्यमंत्री होता है। यह हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है, वर्टिकल हायरार्की नहीं होती है पॉलिटिक्स में। तो अगर आप हमसे सैद्धांतिक रूप से पूछेंगे तो ये सरासर गलत है कि आप निगरानी कर रहे हैं। आप उनका हेडमास्टर नहीं है, आप उनके हेडमास्टर बन के उनके पीछे घूम रहे हैं कि वो आप आए कि नहीं, इसको आप क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये जी। सैद्धांतिक रूप से गलत है। हम्म। अब आइए व्यवहारिक पक्ष पर। यह जी। कतई व्यवहारिक भी नहीं है हम्म। कि मंत्री आकर के 9:30 बजे अपने दफ्तर में बैठे। ये कतई व्यवहारिक नहीं है। देखिए, इसके पहले भी औचक निरीक्षण होते रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री औचक निरीक्षण करते हैं, जी लेकिन वो अधिकारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, शिक्षकों के लिए कि वो समय पर ऑफिस आए या नहीं, जिनका ऑफिस आवर तय है कि जी। आपको 9:30 बजे से 6 बजे तक करना है और हफ्ते में 5 दिन करना है। ये तो खुद ही हम्म। नीतीश कुमार ने भी बिहार में लागू किया हुआ है। तो हम्म। ये टाइम टेबल मंत्रियों के ऊपर लागू नहीं होता है। जी मंत्रियों के ऊपर कैसे आप टाइम टेबल लागू कर सकते हैं कि आप 9:30 बजे आइए और 6 बजे तक दफ्तर में बैठिए, और खुद अगर मुख्यमंत्री रात में 8 बजे मीटिंग बुलाएंगे कैबिनेट की या दूसरी, तो मंत्री फिर वहां भी जाएगा।
आप कैसे टाइम टेबल इंश्योर करेंगे? उसको तो सुबह से, वो तो 24 घंटे का मुलाजिम होता है, जब वो लोक सेवक है तो वो 24 घंटे का मुलाजिम है। तो आप उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं? व्यवहारिक रूप से तो ये संभव ही नहीं है। और आप खुद ही जानते हैं, और हम लोगों के बीच पहले बात भी हुई है इस बात को लेकर के, कि मंत्री के यहाँ तो सुबह 6 बजे से लोग पहुंचने लगते हैं, लोग उसके घर के, उसके दरवाजे पर लोगों की लाइन लगी रहती है, उसके क्षेत्र की जनता पहुंचती है। और जी अपने क्षेत्र में जहां का वो विधायक है वहां का तो वो प्रतिनिधि है ही, मंत्री के नाते वो पूरे बिहार का प्रतिनिधि होता है, जहां के लोग अपनी समस्या लेकर के उसके पास पहुंचते हैं। तो वो अगर वहां भी अगर कुछ काम कर, अपने घर पर भी है, तो वो मंत्रालय का ही काम कर रहा होता है, सरकार का ही काम कर रहा होता है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में ही काम कर रहा होता है। इसलिए ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं कि आप इस मंत्री को फोर्स करें कि आप 9:30 बजे या 10 बजे या 9 बजे आप जो टाइम तय करें उस टाइम ऑफिस में आके बैठे। कल आपको आपने पता देखा है। अजीत जी, जी कल आपने देखा कि जब अशोक चौधरी के दफ्तर में पहुंचे नीतीश कुमार तो घड़ी में 10 बज रहे थे और दौड़ते दौड़ते अशोक चौधरी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घड़ी की ओर इशारा किया था। अशोक चौधरी आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, सभी के जानने वाले हैं। आपने कहा सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ये गलत है, तो फिर नीतीश कुमार की नीयत क्या है? नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं? केवल पब्लिक में पॉपुलैरिटी के लिए या इसके पीछे आरजेडी मंत्रियों के यहाँ छापा, का नहीं होना? क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार? अमित शाह ने कहा था इनएक्टिव हो गए हैं, अब तो एक्टिव दिख रहे हैं इसी बहाने। नहीं, ये दोनों तीनों बातें सही है। ये इसके कई, इसका एकदम राजनीतिक मकसद है, इसका कोई जी। प्रशासनिक मकसद नहीं है। ये सब आदमी हम्म। जानता है, आप भी जानते हैं हम्म। कि आप अपने रिपोर्टर को और अपने पत्रकार को कर सकते हैं फोर्स किया कि तुम 10 बजे आकर के बैठो और रात शाम में 6 बजे तक बैठे रहे और जीरो आउटपुट करे, तो आप क्या कर लीजिएगा? हम्म। सोचिए कोई रिपोर्टर आपका आपके टाइम के हिसाब से घड़ी देख करके आप उसको कहिए कि 10 बजे ऑफिस पहुंचो, वो 10 बजे पहुंच भी जाए और शाम में 8 बजे तक भी रहे और कोई अच्छी स्टोरी प्रोड्यूस नहीं करे, जी। तो आप क्या कहिएगा? उस रिपोर्टर को बहुत अच्छा रिपोर्टर मानिएगा हम्म। कि अच्छा रिपोर्टर वो है जो आपके टाइम टेबल से नहीं चल रहा है, वो जहां है वहीं से अच्छी स्टोरी कर रहा है, खबर निकाल जी। रहा है, वो मौके पर मौजूद है। अच्छा रिपोर्टर हम्म। तो वो होता है। वैसे ही अच्छा नेता वो होता है जो फील्ड में हो, काम करे, जहां है वहीं से सरकार का काम करे। हम्म। अरे उसको फाइल ही करनी होती है ना, मुख्यमंत्री को क्या करना होता है? जी डिसीजंस बिल्कुल। कैबिनेट में होते हैं, उसको तो फाइल हम्म। करनी होती है। जी। तो आप जा करके जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुस रही, ये क्या है? ये हमेशा हल्की फुल्की, या जिसको चीप पॉपुलैरिटी कहते हैं, हल्की फुल्की लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका रहता है, या जी। ऐसा माना जाता है कि हम्म। आप ये शो कर रहे हैं पब्लिक में, आप दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने कितने काबिल हैं और हम कितने एक्टिव हैं और बाकी आदमी कितना निकम्मा है या वो काम नहीं कर रहा है, या हम उसको मजबूर कर रहे हैं तभी वो काम कर रहा है, नहीं तो ऐसे अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। हर नेता किसी न किसी लेवल पर ये काम करता रहता है, लेकिन उसका तरीका होता है कि आप मंत्री हैं। अभी तेजस्वी यादव के बारे में हम लोगों ने कितनी बार सुना कि वो रात में पहुंच गए पीएमसीएच में जाकर के औचक निरीक्षण किया। तो आप जी। वहां तो जाके कर सकते हैं कि रात की हम्म। ड्यूटी जिस डॉक्टर की है वो है कि नहीं है। आपको हम्म। याद होगा, मैं ज्ञानेश्वर जी, 2004 की बात है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बन के दिल्ली आए थे, जी। और मई में आए थे, वो मई में रेल मंत्री बनकर के आए थे, और अगस्त का महीना था जब एक दिन अचानक लालू यादव रेल भवन पहुंच गए थे। और रेल भवन जा करके वो 9 बजे पहुंच गए रेल भवन, और उन्होंने वो चेक करना शुरू किया कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। और जो हम्म। लालू यादव का अपना स्टाइल है कि हप धप, ये पकड़ो इसको, देखो ये कौन आया कौन नहीं आया, इसका गेट बंद जी। करो, ये गेट बंद करो, वो मेन गेट बंद करो। लालू यादव ने जाकर के पूरे रेल भवन का गेट बंद करा दिया चारों तरफ से, और जी। कहा कि अभी तक 9:30 तक जो नहीं आया है वो घुसना नहीं चाहिए दफ्तर में। हम्म। और टोटल 500 लोगों के 453 के करीब अराजपत्रित जो थे, जो नॉन गस्टेड गस्टेड थे, और 60 के करीब गस्टेड अधिकारियों की उस दिन उन्होंने हाजिरी काट दी, उनको एब्सेंट लगा दिया। जी। तो ये अगस्त 2004 की बात है। वो मई में आए थे, उन्होंने 3 महीने देखा था कि क्या किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, क्या वर्क कल्चर है, और अगस्त में उन्होंने स्ट्राइक किया, सारे गेट बंद करा दिए रेल भवन के, और सबकी उन्होंने क्लास लगाई ऊपर से लेकर के नीचे तक। वहां जी। 1600-1700 कर्मचारी बैठते हैं रेल भवन में। और हम्म। अगले दिन से सबकी उपस्थिति टाइमली होने लगी। लोग, आप हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, चूंकि उसके ठीक सामने जो रेल भवन है उसके ठीक सामने चौराहे के दूसरी तरफ प्रेस क्लब है, तो जी। जितने लोग थे वो सब आदमी वहां जो सुबह पहुंचते हैं पार्लियामेंट कवर करने वालों ने देखा कि लंबी लाइन लगी हुई है, लोग सुबह से आकर के लाइन लगाए हुए रेल भवन में घुसने के लिए। तो हम्म। ये काम उन्होंने किया था अब मंत्री के अपना कार्यकाल शुरू होने के पहले 3 महीने में। जी। और नीतीश कुमार ये काम आकर के कर रहे हैं अपने फैग एंड में, जब वो खुद ही कह चुके हैं पब्लिक में खड़े होकर के कि अब तो हमारा जाने का टाइम है ना जी, अब तो हम जा रहे हैं। तो अब आप आकर के कर रहे हैं। आप 16-17 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने एक बार ऐसा नहीं किया कि आप मंत्रियों की हाजिरी लगवा रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो ऑफिस में आए कि नहीं आए, वो काम किए या नहीं किए। और उसी का दूसरा पहलू है, आगे हम लोग आप बात करेंगे हम लोग इस पर,
नहीं अजीत कि जी आपने उन्होंने जी काम करने ही नहीं दिया। काम मंत्रियों को कितना काम दिया हुआ है कि वो करेंगे काम? मंत्रियों के पास काम ही नहीं, आप ये कह रहे हैं और क्या? बिहार में कैसे इतनी अरे सारी मंत्रियों संचिकाएं के होती पास हैं? नहीं, संचिकाएं होती हैं। कई बार तो क्या होता है कि वो संचिकाएं क्या होता है कि अधिकारी जो होते हैं, ये बिहार के बारे जी में बहुत कॉमन फैक्ट है जी ज्ञानेश्वर जी, कि जी ज्यादातर मंत्रियों के यहाँ ऐसे अधिकारी लगाए गए हैं जो मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। हम तो ऐसी कितनी कहानियां जानते हैं जो हम लोग अभी हाँ शेयर नहीं कर सकते हैं जनता के सामने, जी कि कैसे हुआ कि बड़े बड़े नेता पैरवी कर रहे थे और लोगों ने अपने इस ठेके में उसको दे दिया, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अपने रिश्तेदार को वहां लगा दिया, और मंत्री और नेता पैरवी करते रह गए। तो ये जी अधिकारी नहीं सुनते हैं मंत्रियों की बात, हम्म हम्म, और फाइल बना करके रखे रहते हैं। मंत्री अपने कमरे में बैठे रहते हैं, फाइल बनती रहती है, पड़ी रहती है, और मंत्री जिस दिन बाहर जाते हैं उस दिन संचिका हो जाती है, सीधे मुख्यमंत्री के पास भेज दी जाती है संचिका। ऐसा भी कितनी बार हुआ है कि वो बाईपास कर दिया सीधे मंत्री को, और संचिका अच्छा सीधे मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री चली। को, हाँ, मतलब ये इंतजार कर रहे होते हैं अधिकारी और पदाधिकारी की कब ये क्षेत्र में जाएं या पटना से बाहर निकले, हम सीधे संचिका मुख्यमंत्री। तो आपने कहा मुख्यमंत्री कि के पास चले। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसे पदाधिकारियों को तैनाती करते हैं कि ये जो नेता हैं, ये जो मंत्री हैं, उन्हें नियंत्रित रखा जा सके? हाँ, तो ये बिल्कुल जानबूझ करके ही किया जाता है। वो चाहे मंत्री जी जेडीयू का हो या मंत्री जी आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, आप किसी मंत्री से पूछिए, एक दो चार लोगों को छोड़ दें जो हम्म, सीनियर हैं या जिनके अच्छे संबंध है या जो मजबूत हैं, जी मैक्सिमम लोग आपको ये बताएंगे कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। हालांकि ये एक बड़ा सुविधाजनक तर्क भी होता है मंत्री के पास कि जनता पैरवी लेकर के आए तो कह दीजिए कि अरे अधिकारी सुनता ही नहीं है हमारा। जी लेकिन ये सचमुच की भी बात है कि आज किसी किसी मंत्री की ऐसी स्थिति नहीं बची है बिहार में खास तौर से, कि वो किसी किसी अधिकारी को फोन उठा करके कहे कि भाई ये काम है आप करके दीजिए हमको। ऐसा किसी की हम्म, हैसियत नहीं है। लोगों के जी पास काम नहीं है, मंत्रियों के पास हम्म सारा हम्म काम। आजकल क्या हो गया है ज्ञानेश्वर जी, एक मॉडल देश में चला है, पीएमओ का जो मॉडल है देश में, कि हम्म, प्रधानमंत्री कार्यालय है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। वहां 17-17, 18-18 सेक्रेटरी एक जगह बैठे हुए हैं, और उनके डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। उन डिपार्टमेंट्स की जितनी योजनाएं बनती हैं, जो काम होना है, वो सब वो फाइल तैयार करते हैं वहां। वहां से वो फाइल भेजी जाती है मंत्री के यहाँ कि भाई इसको आप ओके करके भेजिए। उनको कुछ नहीं करना होता। ये एक मॉडल बन गया है। तो जो जी पीएमओ का मॉडल है, उसी हम्म, वही मॉडल सीएमओ में लागू हो गया है। लगभग हर स्टेट में सीएमओ में लागू हो गया है कि यहाँ जो होगा सो प्रधानमंत्री करेंगे, वहां जो होगा सो मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री जी का कार्यालय करेगा, सीएमओ करेगा। सीएमओ से आप फाइल कर दीजिए, और आपके पसंद के सारे अधिकारी बिठाए हुए हैं मंत्रालयों में। उनके यहाँ एजेंडा जाता है कि ये एजेंडा है मंत्रालय का, आप इसको फाइनल करिए, फाइल भेजिए वापस, मुख्यमंत्री के यहाँ से होकर के चला जाएगा। किसी भी पॉलिसी डिसीजन में हमको नहीं लगता है कि मंत्रियों की अब कोई भूमिका रह गई है ज्यादा। आप कह रहे हैं मंत्रियों की भूमिका नहीं रह गई। आपने दो बातें और कही, प्रिंसिपल की बात कही कि नीतीश कुमार स्वयं को प्रिंसिपल ना माने, हेडमास्टर ना माने, तो वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। तेजस्वी यादव, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जिस तरीके से नीतीश कुमार चंद्रशेखर के यहां पहुंचे, आलोक मेहता के यहां पहुंचे, क्या तेजस्वी यादव के यहां भी पहुंच सकते हैं 9:30 बजे? आपको लगता है? और क्या तेजस्वी यादव 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाएंगे? क्या आपको लगता है? दूसरी बात, 9:30 बजे ये जो नया ट्रेंड चला, इसे तो के पाठक लेकर आए जब वे बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए। और आपको पता है कि जब से वे अपर मुख्य सचिव बने हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री जो आरजेडी कोटि के मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके साथ उनके रिश्ते कैसे हैं? चंद्रशेखर कल भी नहीं मिले थे कार्यालय में, आज भी नहीं आए थे। 3 हफ्ते तक, जब विवाद का प्रारंभ हुआ, 3 हफ्ते तक नदारद थे। तो क्या अपने वाइस प्रिंसिपल को भी 9:30 बजे आने के लिए तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कह पाएंगे? वे एक पार्टी के मुखिया भी हैं, मतलब लालू यादव के बाद, और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। क्या संभव हो पाएगा, या नीतीश कुमार कुछ और राह पर चल ही पड़े हैं? तो देखिए, ये कतई संभव नहीं होगा कि वो अपने वाइस प्रिंसिपल को कहें कि आप दफ्तर में आ जाइए। आप जी राजनीतिक मजबूरियों को समझ रहे हैं, जो राजनीतिक मजबूरी है आपको समझ रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल जी छोड़िए, तेजस्वी यादव छोड़िए, वो तेज प्रताप यादव को भी नहीं कह सकते हैं जाके उनके दफ्तर में कि आप काहे नहीं आए 9:30 बजे। वो तेज क्या कर प्रताप रहे हैं यादव ये को भी भी नहीं कर नहीं। सकते। जी हाँ, नहीं जी कह सकते हैं। तो कई लोग हैं जिनको वो नहीं कह सकते हैं।
उन्होंने चुना ऐसे लोगों को जिनकी वजह से राजनीतिक विवाद है। आप जानते हैं कि जेडीयू आरजेडी में जो अगर फिर से अलग होते हैं ये लोग, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा किए हैं, अगर फिर से नीतीश कुमार दूसरी राह पकड़ते हैं तो उसका एक बिंदु चंद्रशेखर से जाकर के जुड़ता है, जो चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह का बयान दिया और उसको इनडिसिप्लिन माना गया, जिस तरह से मना करने के बावजूद उन्होंने दोबारा बयान दिया, तो वो एक बिंदु हो सकता है। वो एक राजनीतिक टकराव का बिंदु है। आप याद करिए कि आलोक मेहता से भी इसी तरह का टकराव हुआ था और आलोक मेहता ने भी ऑफिस जाना बंद कर दिया था। चंद्रशेखर ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आप एक एमएलसी हैं उनके सुनील सिंह आरजेडी के, उनके बयान भी आपने सुने। अभी भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और कानपुर में उनको किसी ने लड्डू का डब्बा भेजा, तो ठग्गू के लड्डू, उन्होंने उसका वो रैपर दिखाया ऊपर का कि इस पर लिखा हुआ है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो उनका इशारा किशोर था, ये हम आप सब जान रहे हैं और बिहार के लोग भी जान रहे हैं कि वो कैसे कैसे अटैक कर रहे हैं। तो जिन लोगों से टकराव हुआ, जो लोग टकराव के उसमें रहे, उसमें से 2 मंत्री थे और दोनों मंत्रियों के यहाँ कल नीतीश कुमार गए। तो वो एक राजनीतिक मैसेज दे रहे थे कि ये देखिए, वो जनता को दिखा रहे थे कि आरजेडी के मंत्रियों को देखिए, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऑफिस नहीं आते हैं, इनडिसिप्लिन करते हैं। ये आगे चल के आधार बनेगा, अगर वो छोड़ते हैं, अगर वो फिर अलग होते हैं तो कुछ चीजें आधार बनेंगी, उसमें एक ये भी आधार है। अगर नहीं भी अलग होते हैं तो वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं ये साबित करने का कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं और हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या करें, हमारा जो गठबंधन का पार्टनर है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए या कोई कमी रह गई तो वो उसकी वजह से है, ये उस पर ठीकरा फोड़िए, हम पर मत फोड़िए। तो एकदम विशुद्ध रूप से ये एक राजनीतिक मैसेजिंग का काम था, जो नीतीश कुमार बहुत होशियार पॉलिटिशियन है और वो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये काम किया उन्होंने और आज माका मुंगेर चले गए। उनको किसी ने कहा था कि पुल टूट गया तो पुल देखने चले गए, वहां गांव के लोगों ने हालांकि नारेबाजी वगैरह भी की, लेकिन वो चले गए। तो हम देखिए, इस उम्र में भी हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हम मुंगेर बांका चले गए, हम ऑफिसेस देखे, हम सब देख रहे हैं। तो हम इफिशियंट है, दूसरा इनएफिशिएंट है और वो कैपेबल नहीं है। ये एक साबित करना अपने विरोधियों का, जिनके साथ टकराव हुआ है। अब आगे देखिएगा, हमको लगता नहीं है कि ये किसी और दूसरे मंत्री को ये करने जाएंगे, क्योंकि 2-3 जो नेता थे जिनके थ्रू वो मैसेजिंग कर सकते थे, वो मैसेज कर दिया, वो मैसेज हो गया है। अब देखिए, मैसेज हो गया। हाँ, नहीं तो फिर तो वही बात हुई ना कि आरजेडी के मंत्रियों को इन्होंने कामचोर साबित कर दिया, क्योंकि अशोक चौधरी तो मिल गए, सुनील कुमार जो पुराने आईपीएस प्राधिकारी हैं, खैर उन्हें रोज दफ्तर समय पर पहुंचने की आदत रही है, वे पहुंच भी गए। लेकिन जो नीतीश कुमार ने यह अभियान शुरू किया है, इसका असर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर कितना पड़ेगा? क्योंकि कई आईएएस प्राधिकारी, के पाठक भी कल नहीं थे, हालांकि वो दिल्ली गए हुए थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर कितना असर पड़ेगा? और मतलब इसे नापने के लिए, उपस्थिति हाजिरी देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिजिकली जाना पड़ रहा है कार्यालयों में, यह भी एक सोचने की बात है। ये अपने आप में सिस्टम की इनएफिशिएंसी है, सिस्टम की कमी है कि आपको मुख्यमंत्री को जाकर के हाजिरी चेक करनी पड़ रही है। सैकड़ों अधिकारी हैं, दर्जनों मंत्री हैं, अब कहां जाकर के वो चेक करेंगे? वो इस तरह का एक सिस्टम बताएं, जैसे आपने के पाठक का नाम लिया कि के पाठक ने एक सिस्टम बनाया कि 9:30 बजे सारे लोग दफ्तर में आएंगे। तो जो शिक्षक हैं उसके लिए तो मान लीजिए कि आपने एक समय तय किया हुआ है तो वो आ जाएगा। अधिकारियों के लिए भी एक सिस्टम तय है कि आप आइए, लेकिन ये आप एक अधिकारी का जो रूल बुक है, एक अधिकारी का जो काम करने का तरीका है, वहां से आपने एक लिफलेट लिया, वहां से आप एक टेम्पलेट लेकर के उसको पॉलिटिक्स में नहीं लागू कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी भारी कमी हो गई है पॉलिटिकल सिस्टम में अपने यहाँ। अभी हम तो चूंकि दिल्ली में है तो पूरे देश की पर नजर रखनी होती है। उड़ीसा में अभी एक घटनाक्रम हुआ, आपने देखा होगा कि वहां उड़ीसा में सरकार एक तरह से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आउटसोर्स कर दिया वीके पांडियन को। बिल्कुल वो आईएएस अधिकारी हैं, उनको वही सरकार चलाते हैं और इस बात की वहां बड़ी चर्चा होती है। अभी 3-4 दिन पहले ये हुआ कि कई दिनों तक वो हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश का दौरा करते रहे पांडियन साहब। आईएएस महोदय हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया। जब ये सवाल उठा कि भाई वो किस हैसियत से दौरा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स का मुआयना कर रहे हैं जाकर के और सारी चीजें वो देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उनको ऑथराइज किया हुआ था जाने के लिए। तो अब ये इस तरह की स्थिति बिहार में भी रही है कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने ऑथराइज कर दिया कि भाई आप देखिए, आप अपना फला जी ये काम देखें, फला जी वो काम देखें। मंत्रियों, जैसा हमने पहले कहा कि मंत्री लोगों की कोई स्थिति है नहीं, विधायकों की है नहीं। विधायक की पैरवी तो वहां वीडियो सीओ नहीं सुनता है, वो दूसरे वहां लोकल लोगों को पकड़ते रहते हैं कि आप जरा कह दीजिए, और ये डर रहता है कि कहीं वो हमने वीडियो सीओ को पैरवी किया तो ऐसा ना हो कि वो सीधे मुख्यमंत्री हाउस फोन कर दे कि फला विधायक हमको पैरवी कर रहे थे। तो ये स्थिति है वहां, और ये ज्यादातर राज्यों में स्थिति हो गई। तो ये सिस्टम, आपने कहा ना कि ये सिस्टम अधिकारियों ने का बनाया हुआ एक सिस्टम है।
जिसको आप अधिकारियों पर तो लागू कर सकते हैं, शिक्षकों पर लागू कर सकते हैं, डॉक्टरों पर लागू कर सकते हैं, जिनका आपने एक समय फिक्स किया हुआ है उनके ऊपर आप लागू कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे का आदमी है, जो लोक सेवक है, उसके ऊपर तो आप ये ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम कतई नहीं लागू कर सकते हैं ना। इससे तो अच्छा होने के बदले और चीजें बुरी हो जाएंगी। लेकिन अजीत जी देखिए, नीतीश कुमार तो इतने एक्टिव दिख रहे हैं कि वो पार्टी ऑफिस भी, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय भी सुबह पहुंच जा रहे हैं। उन्होंने प्रवक्ताओं की बैठक की और उन्होंने पूछा, मीटिंग होती है क्या रोज? तो किसी ने बताया मीटिंग होती है, लेकिन किसी ने कह दिया मीटिंग ऑनलाइन होती है। नीतीश कुमार आज भी ऑनलाइन और डिजिटल को समझने में थोड़े कमजोर हैं, इसकी महत्ता को शायद इसीलिए जो यह कहा जाता है कि जिस तरीके से किसी खबर को आंधी बना देना बीजेपी की कला है, वो नीतीश कुमार नहीं कर पाते हैं। तो नीतीश कुमार ने फिर वही, आपको भी खबर लगी होगी कि प्रवक्ताओं की बैठक में नीतीश कुमार ने क्या कहा, और अब प्रवक्ताओं को भी कहा जा रहा है कि नहीं, आप दफ्तर 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है सशरीर। जबकि सुबह से हम और आप मीडिया वाले लोग बाइट मांगने लगते हैं, एजेंडा सेट होने लगता है। ऐसी स्थिति में आप बताइए, उधर मंत्रियों पर, अधिकारियों की बात तो सही है, अब जेडीयू के भीतर भी सारे प्रवक्ता, यह संभव हो पाएगा इस तरीके से? क्या कार्यकर्ता नेता इस तरीके से? नहीं, वही कहा ना हमने कि आपका आपके प्रवक्ता का टाइम तो तय नहीं है। आपका जी। प्रवक्ता जो है रात में 9 बजे भी कोई डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, तो उस समय भी उसको बयान देना है। जी। अगर उस समय आप बुलाइए तो आपकी स्टूडियो में भी उसको आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप उसको फिर स्कूल मास्टर की तरह हाजिरी लगवा रहे हैं कि पार्टी ऑफिस में आके तुम हाजिरी हाजिरी लगाओ। जब हम्म। मजबूरी हुई थी, आप याद करिए, जब मजबूरी हुई थी और कोरोना का समय था, तो 2021 में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑनलाइन हुई थी। जी। आपने पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऑनलाइन की थी, लेकिन आपने हम्म। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं किया। हम्म। यहाँ दुनिया, यहाँ सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपके हम्म। प्रवक्ता ऑनलाइन मीटिंग करें, और ऑनलाइन जी। मीटिंग करके सुबह 9 बजे से, अगर मान लीजिए कि सुबह 9 बजे कोई पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रम हो गया, तो क्या 11:30 बजे का इंतजार करेंगे प्रवक्ता कि हम पार्टी ऑफिस में पहुंचे और वहां गाइडलाइन लें जो मुख्य प्रवक्ता है उनसे, या मुख्यमंत्री की तरफ से किसी से, और तब हम रिएक्ट करें उस पर? ये हम्म। तो ये तो फिर वही ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम हो गया। आप पॉलिटिक्स को ब्यूरोक्रेसी के स्टाइल में नहीं चला सकते हैं ना। ब्यूरोक्रेसी में होता है कि, और फिर मीटिंग्स में फाइलें घूमती रह जाती हैं। यहाँ तो रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करना होता है। आपके पास कोई समय नहीं। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी ने इतना इतना मुश्किल बना दिया है आपके काम को, आपको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करना है। पहले एक बार होता था कि शाम में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो कहना है जी। उसी समय कहा जाएगा। अब तो सुबह से चालू हम्म। हो जाती है सारी चीजें। तो जी। ये जो आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो उस मीटिंग के पहले तक यही होता था कि 9:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग हो जाती थी। तो जी। तब भी ठीक था, सारे प्रवक्ता ऑनलाइन मिल लिए। फिर वहां इनके कान में ये बात पड़ गई मुख्यमंत्री जी के कि भाई ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो भाई ऑनलाइन क्या होता है, आप लोग फिजिकल प्रेजेंट रहिए, यहाँ हाजिरी बनाइए आकर के, और यहाँ जो है आप लोग हम्म। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने प्रखंड प्रमुखों की बैठक की, विधायकों से 1-to-1 मिले, एमपी से 1-to-1 मिले, उन तमाम पदाधिकारियों को, कोई 250-300 लोगों से अलग अलग मीटिंग कर चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो जी। वो एक तो क्या है, इसका एक कारण जो हमको समझ में आ रहा है ज्ञानेश्वर जी, वो आपको भी खबर होगी, हम्म। उनकी सेहत को लेकर के कुछ कुछ खबरें आती रहती हैं सामने हम्म। कि आजकल उनकी सेहत नहीं है और ठीक नहीं है, और वो चीजें भूलने लगे हैं। इस तरह की बात अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो भूल जाते हैं, कुछ ऐसा कहा था अभी उन्होंने, हमने वो सुना था उनका बयान। तो वो इसको भी गलत साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए, जी। हमारी सेहत के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो ठीक नहीं हम्म। है। वो ये भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये बड़ा मैसेज होता है पॉलिटिक्स में कि आप दिखते रहें। जब जी। आपकी सेहत के बारे में खराब गलत खबर आए कि आपकी सेहत खराब है, तो आपको पब्लिक में ज्यादा आना होता है। ये हम लोगों ने किम जोंग उन से लेकर के व्लादिमीर पुतिन तक को देखा है कि जब उनके सेहत के बारे में खराब खबर ये आती है, खबर कि उनकी सेहत खराब है, तो वो तुरंत निकल जाते हैं यात्रा पर, कहीं ट्रेन से और हवाई जहाज से और गाड़ियों से वो यात्रा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि नहीं, हम अलाइव और फिट है। तो ये भी एक कारण हमको लग रहा है कि उनकी सेहत को लेकर के जो पीछे खबरें आई थी, उसकी वजह से भी वो एक्टिव हुए हैं। एक एक कारण ये भी है ज्ञानेश्वर जी कि उन्होंने खुद बार बार वो कह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। तो हम्म। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। अब भारत सरकार कराएगी, इनका गठबंधन टूटेगा, ये खुद से चुनाव में जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उसकी भी तैयारी का ये एक पार्ट है ज्ञानेश्वर जी। इस पर भी सोचना चाहिए कि ये समय से पहले चुनाव की तैयारियों का भी ये सारा तामझाम हो सकता है कि उसके लिए ये सब दिखाया जाए कि हम बहुत एक्टिव हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं और सरकार एकदम वर्किंग के मोड में है।
वे अपने पदाधिकारियों को कह भी रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए जो भी काम है आप उसे अक्टूबर तक पूरा कीजिए, जो बड़े काम है। तो आपने कहा जो इशारा चिराग पासवान भी पिछले दिनों कह रहे थे, यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन होता है तो बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों साथ साथ संभव है। तो ऐसी बातें आ रही, लेकिन चलते चलते एक और मुद्दे पर हम आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आजकल अपने सुर बदल लिए। वे एक तरफ कह रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी का गठबंधन टूटने वाला है, इसके साथ वे यह भी कह रहे हैं नीतीश कुमार से मेरी निजी खुन्नस कभी नहीं रही। नीतीश कुमार सबसे ईमानदार, मतलब ईमानदार मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनके आजू बाजू जो लोग हैं वो दूसरी बात है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा यदि नीतीश कुमार को कभी खून की जरूरत हो तो पहली पंक्ति में सबसे आगे उपेंद्र कुशवाहा दिखेंगे। इसके क्या मायने हैं अजीत जी? ये विशुद्ध रूप से पोजिशनिंग है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, गठबंधन टूट सकता है। ये जो सारी बातें हुई, इसमें सुर बदलने लगे हैं लोगों के, जो सुर बदल सकते हैं। जिनको अभी सुर बदलने में दिक्कत हो रही है वो मन ही मन प्लानिंग कर रहे हैं कि कब सुर बदले। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि ये चर्चा चली हुई है कि नीतीश कुमार अगर इस अलायंस से निकलते हैं तो वापस बीजेपी के साथ एनडीए में जा सकते हैं। तो बीजेपी के भी बहुत सारे नेता असहज हैं जिन्होंने इधर उधर बयान दिया हुआ है, या जिनको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से उनका राजनीतिक वजूद या वजन कम होगा, वो सब लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तो नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, हमेशा अच्छा संबंध रहा है। और नीतीश कुमार ने देखा उनको कितनी बार बुला करके, जब छोड़ के वो चले गए तो उनको बुला के राज्यसभा का सदस्य बनाया था। फिर बीच में राज्यसभा छोड़ के चले गए। उपेंद्र कुशवाहा की भी एक बड़ी बात, आप मानिए ऐसा नेता बहुत कम हुआ है देश में। एक दिग्विजय सिंह हुए थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी तो अपनी सीट छोड़ दी राज्यसभा की और तब लोकसभा चुनाव लड़े। एक उपेंद्र कुशवाहा हुए जिन्होंने बीच में 3 साल का बचा हुआ टर्म छोड़ दिया, जो केसी त्यागी जी को मिला राज्यसभा का टर्म। तो वो वैसे नेता है, तो उनको बुला के राज्यसभा दे दिया था नीतीश जी ने। फिर जब वो छोड़ के चले गए, वापस बुलाए तो फिर एमएलसी बना के और संसदीय बोर्ड का उनको अध्यक्ष बनाया था, संसदीय दल का। अब फिर वो चले गए। तो दोनों के बीच में इस तरह का संबंध है कि जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, जब चाहें तो साथ आ सकते हैं। इसके लिए ये पोजिशनिंग है उपेंद्र कुशवाहा जी की। दो कारणों से पोजिशनिंग हो रही है। एक तो ये लग रहा है कि एनडीए में अगर बहुत तरजीह नहीं मिली, अगर बहुत भाव नहीं मिला, मन लायक सीटें नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगे? यहां मिल सकती हैं, इधर भी संभावना है, इधर भी मजबूत गठबंधन है। दूसरा, अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में आ गए तो नीतीश कुमार इतने सक्षम होंगे कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई अब इन लोगों की क्या जरूरत है, किसी की भी क्या जरूरत है। जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार होंगे तो किसी की जरूरत नहीं रह जाती है। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग पहले की है। और यही पोजीशनिंग आप देखिए पशुपति पारस ने भी की है। उन्होंने भी नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छी बातें कही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है उनसे। चिराग पासवान के भी सुर बदल सकते हैं अगर ये बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। अभी बढ़ी नहीं है आगे, अभी बहुत नेसेंट स्टेज में, बहुत शुरुआती स्टेज में है। तो सबके सुर बदल सकते हैं अगर ये बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। नहीं, आपने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के बारे में भी आपने चर्चा शुरू कर दी कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए, जीतन राम मांझी पहुंच गए, चिराग पासवान पहुंच गए। क्या इनकी सीटें अभी फाइनल नहीं हुई है कि ये सिर्फ पहुंचे हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सीटें बीजेपी इतनी जल्दी फाइनल कर देती है? संख्या भी नहीं बताया गया है। नहीं, कोई संख्या नहीं बताई है। और क्या पता बीजेपी कह दे कि एक सीट पर आप लड़िए। बीजेपी को हम लोग आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी तो चाहती थी कि ये सब आदमी अपनी पार्टी मर्ज करे बीजेपी में। बीजेपी थोड़े किसी को वहां अलग गठबंधन बना करके लड़ाने के पक्ष में थी। हर आदमी को ये पहला ऑफर ये किया गया कि आप पार्टी मर्ज कर लीजिए। पार्टी नहीं मर्ज किया लोगों ने तो उसके अलग रिपरकशंस हो रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी न कोई सीटों की संख्या तय हुई है, न सीटें तय हुई है। बीजेपी ने सर्वे करा लिए हैं, सबकी हैसियत पता लगा ली है, अपनी स्थिति भी पता लगा ली है कि हम अभी लड़ेंगे तो हमारी क्या पोजीशन है। 5-5, 6-6 टीमें सर्वे करती हैं, उनके लिए डाटा एनालिसिस होता है, वो सब हो करके रखा हुआ है। लेकिन अभी किसी को कुछ वादा नहीं किया गया है किसी के साथ भी आपको कितनी सीट दे देंगे और कौन-कौन सी सीट दे देंगे। अगर कोई कह रहा है तो वो अपने समर्थकों को अभी मूर्ख बना रहा है। चलिए, इस बातचीत को आज यहीं खत्म करते हैं। आगे भी हम बिहार को लेकर चर्चाएं करते रहेंगे, देश की चर्चा करते रहेंगे। तो अजीत जी आप आए, अच्छा लगा। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को फॉलो करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।